यस। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे आयनाइजेशन इंथैल्पी को लेके, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था बच्चों कि पीरियड फर्स्ट, ठीक है, पीरियड फर्स्ट के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो बड़ा कॉन्सेप्ट था, उसमें आपका हाइड्रोजन और आपका हीलियम, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट राइट जा रहे होते हैं तो आपको पता है कि जो जेड इफेक्टिव है, ठीक है, वो आपका इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो रेडियस है या जो साइज है एटम का वो आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका जनरल ट्रेंड है, ठीक है, दिस इज दी जनरल ट्रेंड। लेकिन उस उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड क्या आंसर आना चाहिए कि बच्चों हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा, तो जिसका साइज छोटा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना काफी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जेड इफेक्टिव आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब एक पॉइंट आप ये समझो कि अगर हम जनरल ट्रेंड को फॉलो करें तो साइज किसका छोटा होना चाहिए था? हीलियम का साइज छोटा होना चाहिए था हाइड्रोजन से, बट इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हीलियम के साथ बच्चों क्या क्या वर्क करता है? वंडरबॉल रेडियस, ठीक है, और वंडरबॉल रेडियस बच्चों हमेशा अधिक होती है। और बेटा हाइड्रोजन के साथ क्या काम करता है? यहाँ पे कोवलेंट रेडियस वर्क करती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर मैं साइज के ऑर्डर की बात करूं तो आपका जो बड़ा साइज होगा वो हीलियम का साइज काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो आपका साइज का सीक्वेंस होगा। लेकिन हम लोग जब आयनोस एनर्जी की फोकस आयनोस एनर्जी के कॉन्सेप्ट निकालते हैं तो आयनोस एनर्जी के अंदर बच्चों यहाँ पे जो आंसर निकलता है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हीलियम के साथ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है? 1s2 मिलता है, इसके साथ मिलता है 1s1। तो आप देख सकते हो 1s2 इज फुली फिल्ड एज कंपेयर टू 1s1। तो दैट्स व्हाई जो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। तो दैट्स व्हाई जो आयनोस एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हीलियम की आपकी अधिक होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर हो गया सभी को? बताओ सभी लोग। तो मैं फाइनली ये बोल सकता हूं कि पूरी पीरियोड टेबल के अंदर हीलियम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी सबसे मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, बिकॉज साइज विल इंक्रीज। अगर साइज बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस साइड डिक्रीज करेगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना काफी आसान होता है टॉप टू बॉटम जाने पे, नीचे वाले एलिमेंट्स। तो वहां से इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाता है, ठीक है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव वर्क करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव वर्क करेगा तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू जाने पे साइज छोटा होता है, जेड इफेक्टिव आपका मैक्सिमम बढ़ता जाता है। और साइज छोटा होगा तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों वहां पे आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बट यहाँ पे आपका जो हीलियम है वो सबसे आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये सबसे राइट मोस्ट है और टॉप मोस्ट है, राइट का सबसे टॉप मोस्ट है। तो यहाँ पे आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है, मतलब हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट है पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सेकेंड पॉइंट, पीरियड टू। पीरियड टू के अंदर बच्चों हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। एस और पी ब्लॉक को साथ में पढ़ते हैं, डी ब्लॉक को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, वैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बच्चों एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू काफी आपकी कम होती है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट आराम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इनके हम सीक्वेंस कैसे निकालें? तो आप बोलोगे सर मैं इधर से जा रहा हूँ, पीरियड के अंदर जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों डोमिनेट करती है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बेटा कॉमन सी चीज है कि साइज आपका डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। साइज छोटा होगा तो उस केस में कहीं ना कहीं आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डोमिनेट करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा इजिली, ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके इस पीरियड के अंदर हम लोग जो आंसर निकालते हैं वो ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज आता है। जैसे लिथियम की बात करें, एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होगा? 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। निकालो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आंसर आपको मिल जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बच्चों में यहाँ से निकालता हूँ तो देखो फर्स्ट वाले का लिथियम में क्या होगा, लिथियम वाले का लास्ट में 2s1 आ जाएगा, मतलब 1s2 2s1 है ना, 2s1 मैं आउटरमोस्ट क्या लिख रहा हूँ 2s1। सेकंड अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो बच्चों कितना आएगा 2s2, मतलब 1s2 2s 1s2 2s2 ये आएगा। नेक्स्ट अगर बोरोन की बात करते हैं तो आपका 1s2 2s2 2p1 आएगा 2p1। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एसी कितना होगा 2p2, इस तरीके से होगा 2p3। ठीक है, सेकेंड पीरियड के ना सारे के सारे क्लियर है। यस यहाँ पे कितना होगा 2p3 2p4 एंड 2p5। कुछ तो मिस्टेक हुई है, एक सेकंड रुकिए, कोई एक एलिमेंट, एक सेकंड, इसका इसका तो क्लियर है आपका 2s2 हो जाएगा लिथियम का। बेरिलियम का आपका हो जाएगा 1s2 2s2। नेक्स्ट बोरोन का आपका 1s2 2s2 2p1। ठीक है, कार्बन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p2, ये 2p3 यहाँ मिस्टेक हुआ है 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2p3, ये 2p4 1 2 3 4, ये 5 ये 6। अब ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जरा बेटा ध्यान से देखना कि ये जो बेरिलियम वाला है इसका आपका फुली फिल्ड है 2s2, और इधर देखते हैं तो आपका नाइट्रोजन है ना, इसका क्या है आपका हाफ फिल्ड। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है बस इन दोनों को। ठीक है, तो हमारा जनरल ट्रेंड क्या बनना चाहिए था, जनरल ट्रेंड तो ये बनना चाहिए था कि बेटा लिथियम की जो आयनियन एनर्जी इंथैल्पी वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, सबसे अधिक या सबसे कम। साइज सबसे बड़ा होता तो आयनियन एनर्जी सबसे कम इसकी होती। सबसे अधिक बात करते तो हम नियॉन की बोल देते, और यही ट्रेंड होना चाहिए था बिल्कुल रेगुलर। लेकिन यहाँ पे आपके दो 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 पॉइंट है, तो आपका बेरिलियम और नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन। ठीक है, इन दोनों को ध्यान देना। तो बेरिलियम और नाइट्रोजन, तो इसका आपका फुली फिल्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना काफी डिफिकल्ट होगा, तो एक कदम आगे जंप कर जाए, और ये भी आपका एक कदम यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, जस्ट एक कदम आगे मूव कर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। बस ये आपको बेसिक सा पॉइंट है। ये क्यों मूव किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जो स्टेबिलिटी की वजह से जो आयनियन एनर्जी है उस पर आपका अफेक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलना काफी डिफिकल्ट होगा बिकॉज वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारा एक्चुअल यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी का आंसर क्या बनेगा, तो उसमें आप देखो तो सोडियम, एक सेकंड बस, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। यस, तो इसमें हमारा ट्रेंड क्या आना चाहिए, यस सबसे कम किसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हो जाएगी लिथियम की, उससे अधिक किसकी होगी बोरोन की। बोरोन के एकदम आगे बेरिलियम क्या है, उसके बाद कौन आएगा बेरिलियम, फिर कौन आएगा कार्बन, कार्बन के बाद कौन आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन आपका नियॉन। तो दिस इज द राइट ऑर्डर। ठीक है, ये आपका करेक्ट है और एक्चुअल ऑर्डर है फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। हम लोग बच्चों अभी भी बात कर रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर। ठीक है, सभी क्लियर हो गया सेकेंड पीरियड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड में कोई डाउट है किसी को, किसी बच्चे को? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग पीरियड नंबर थर्ड। पीरियड नंबर थर्ड में बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट आपको मिलेगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन एंड बच्चों आर्गन। ठीक है, ये आपको एलिमेंट मिलते हैं। और अब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, है ना, वहीं से आंसर बनेगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो तो आपको पता है कि बाकी तो कोई चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ मैग्नीशियम फोकस करो। मैग्नीशियम का आपका 3s2 हो जाएगा। ठीक है, यस। और किस फोकस करें बेटा, फास्फोरस पे है, नाइट्रोजन फैमिली वाले पे, इधर आपके एल्काइन अर्थ मेटल वालों पे। तो इसका कन्फ्यूजन क्या मिलेगा, 3 से पीरियड है तो आपका 3p3 हो जाएगा, यही होगा। आप देख लो, तो ये आपका कैसे है बच्चों, फुली फिल्ड है, स्टेबल है। ये आपका यहाँ पे हाफ फील्ड, बाकी तो कहीं कोई दिखता नहीं फुली फील्ड हाफ फील्ड वाला, बस इन्हीं पे ही फोकस करना। तो जो मैग्नीशियम होगा ना ये एक कदम आगे चला जाएगा एल्यूमिनियम के आगे, फास्फोरस भी सल्फर के आगे चला जाएगा, बाकी ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज द एक्चुअल ऑर्डर फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे कम बच्चों किसकी होगी सोडियम, सोडियम तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बहुत बड़ा साइज है। फिर कौन आ जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा आपका मैग्नीशियम, नेक्स्ट सिलिकॉन, फिर बच्चों सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आपका आर्गन। ठीक है,
तो दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड, ठीक है, ये आपका एक्चुअल ट्रेंड है। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? बस यही आपको करना होगा और कुछ भी नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लिया बेटा मैंने, कंपेयर आयनेशन एनर्जी 1 एंड आयनेशन एनर्जी 2 फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन एटम और जो आपका नाइट्रोजन एटम है, इनकी फर्स्ट और सेकेंड आयनेशन एनर्जी को अपन कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने ऑक्सीजन एटम लिया है। ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो अगर मैं इसका कन्फ्यूजन लिखूं तो क्या आएगा? 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p4 आएगा, ठीक है। ओके, अब आपको किससे आपको लेना देना है? तो बेटा ये तो आपकी 1s तो इनर सेल हो जाएगा, है ना। ये आपका सेकेंड, तो इसमें आपको 2p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 2p के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और एक आपका 4। ये लिखा जाएगा ना, तो ये हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा बेटा कंपेयर करना है, नाइट्रोजन को लिया मैंने साथ में, ठीक है। नाइट्रोजन कितना एटॉमिक नंबर होता है? 7 एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन कन्फिग्रेशन लिखते हैं अपन, तो 1s2 2s2 और आपका 2p3, ठीक है, 2p3। तो 2p3 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बेटा p में गया, तो p सब सेल को हमें लिखना पड़ेगा 1 2 3। आप देखो ऊपर वाला बेटा जो ऑक्सीजन का है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, लेकिन जो नाइट्रोजन वाला ये कैसा है? ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड तो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। अगर मोर स्टेबल होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना काफी दिक्कत होगा, तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी कहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं आयनिश एनर्जी 1 की बात करूं दोनों केस को लेके, तो मुझे बताओ आयनिश एनर्जी 1 की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगी? सेकंड वाले केस में, नाइट्रोजन वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, हाफ फील्ड है। तो इसका आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो आपकी नाइट्रोजन की बच्चों क्या होगी? अधिक, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज ये आपका स्टेबल है ना। बिल्कुल समझते हैं ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो ये क्या बचेगा? मैं पूरा लिख दूं, पूरा लिख सकता हूँ, 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p3 हो जाएगा, ठीक। इसका कन्फ्यूजन क्या बचेगा? 1s2 2s2 एंड 2p2। अब देखो आप, अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? ध्यान से पहचानो। हाँ, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? तो इन दोनों में से स्टेबल बच्चों ये देखो 2p3 है ना, 2p3 हाफ फील्ड हो गया। अब ये तो आपको ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है। तो अब आपको बात समझ में आनी चाहिए, अगर मैं यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो आयनेशन एनर्जी 2 की वैल्यू होगी, और यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो भी आयनेशन एनर्जी 2, लेकिन ज्यादा एनर्जी कहाँ पे देनी पड़ेगी? बताओ बच्चों, ये कैसा आपका है? ये आपका हाफ फील्ड है ऊपर वाला, ठीक है। और ये बेटा ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, ठीक है। ऊपर वाला मोर स्टेबल, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। तो इसका मतलब आयनेशन एनर्जी 2 की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं आपका जो एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको ये क्या मिल जाएगा? देखो इस केस में मिला होगा ऑक्सीजन से आपको, जब इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो O+ मिला होगा, जब फिर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो O+2 आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिला होगा इस केस के अंदर नाइट्रोजन मिला होगा N+1 चार्ज के साथ, और फिर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो N+2 मिलेगा। अब बात समझ में आ रही है? तो आयनेशन एनर्जी 1 की बात करी जाए तो बच्चों ऑक्सीजन की कम होती है नाइट्रोजन से, रीजन आपको समझ में आ गया होगा। आयनिक एनर्जी 2 की बात करी जाए तो ऑक्सीजन की आपकी अधिक होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ये क्लियर हुआ अच्छे से? बताओ सभी लोग, एनी डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग कंपैरिजन करते हैं आयनेशन एनर्जी 1 एंड आयनेशन एनर्जी 2 ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में पढ़ा चुका हूं बच्चों पहले ही, ठीक है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो आयनेशन एनर्जी 1 और आयनेशन एनर्जी जो 2 है, उनको रिलेट करना है, किसकी ज्यादा किसकी कम होगी। यस, देखते हैं बच्चों ध्यान से हम लोग। तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है क्रोमियम, आप अपनी कॉपी पे बिल्कुल कन्फ्यूजन लिखो साथ साथ। तो ये 24 आपका एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होगा। तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? आप कंप्लीट लिखोगे तो आपका 1s2 2s2 मैं लिख देता हूँ 1s2, वही स्कूल पब्लिक स्कूल करके सिस्टम से लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा और आपका ये 3d5, ये सीक्वेंस होगा। चेक कर लो आप,
इसमें हमें किसको देखना है बेटा, इसको। और वैसे भी आपको पता है 3D के अंदर वो मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सिखाया था ना, जिसमें आपका 3D, हाँ बिल्कुल, जब 3D सीरीज की बात करते हैं तो 4 पीरियड का होता है, और 4 पीरियड में 4s इधर मिल जाएगा, फिर 3D आता है, सबसे लास्ट में 4P, 4P की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या इसको फोकस करना है तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उसको ही लेने वाले हैं। तो बाकी को मैंने क्लियर कर देता हूँ। अरे समझ में आया बच्चों, कंप्लीट। तो यहाँ पे हम क्या लिख लें इसके सामने, जो हमारा बैलेंस सेल होगा 3D5 और यहाँ पे आपका 4s1। क्लियर है सभी को, ध्यान दो। तो बच्चों यहाँ पे बैलेंस सेल कौन सी आपको मिल रही है, 4s। और 4s का भाई n इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 दिख रहा है ना, तो वही तो आपका आउटर मोस्ट होगा, समझ में आता है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं बच्चों कंपेरिजन कर रहा हूँ क्रोमियम के साथ मैंगनीज को, तो हम मैंगनीज को अभी साथ में लेके चलते हैं। तो मैंगनीज का बच्चों जल्दी से बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है ना, पढ़ाया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम के बाद जस्ट मैग्नीज 25, ठीक है, ये 25 इसका आपका, ठीक है, 25 जो है ना वो न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं इसको, है ना, बिकॉज प्रोटॉन्स आपके 25 इलेक्ट्रॉन्स भी आपके यही होंगे। तो देखते हैं बेटा व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी से बताओ मुझे। तो ये 3D5 आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्रोमियम पे मैंने अंडरलाइन किया था, क्रोमियम और कॉपर पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका 4s2। क्रोमियम कॉपर दो ही बस एक्सेप्शन होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी तो बिल्कुल आसान होता है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 4s बच्चों क्या होगी, बैलेंस सेल होगी, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेट डिसाइड, आप बता दो मुझे इलेक्ट्रॉन निकलना कहाँ से प्रॉब्लम करेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आयनस एनर्जी 1, यहाँ से बात करूँ आयनस एनर्जी 2, बेटा हम लोग एनर्जी को सप्लाई करते हैं, एनर्जी को देते हैं, तो कहाँ पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों कहाँ पे, देखो ये दिस इज फुली फील्ड एंड दिस इज हाफ फील्ड। आप आंसर निकाल लो, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। अब जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ से कंफ्यूजन क्या बचेगा, ये 3D5 होगा, हालांकि मैंने आपको पहले भी सिखाया था ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ये 3D5 हो जाएगा और 4s क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, 3D5 हो जाएगा और 4s क्या हो जाएगा बेटा, 1। ध्यान से समझो, है ना, अच्छे समझो, चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल मैं क्लियर बता रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे तो दोनों में से बेटा स्टेबल कौन सा था, ये आपका 4s2 वाला स्टेबल था, सभी को बात समझ में आ रही है। ये आपका ये कैसा था, ये आपका हाफ फील्ड था 4s1, और ये 4s2 की बात करते हैं तो आपका ये फुली फील्ड था, तो फुली फील्ड इज मोर स्टेबल। जैसे बच्चों आयनोस एनर्जी जो 1 होगी, सॉरी दिस इज आयनोस एनर्जी 1, आयनोस एनर्जी जो 1 होगी बच्चों, वो आपकी मैग्नीज की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रोमियम। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है AAAA का, ठीक है, कंपेरिजन करने को चीजें आती हैं। तो आयनोस एनर्जी 1 बच्चों किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीज की, सभी को समझ में, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। अब यहाँ पे जरा फोकस करो, ये 4s का बेटा मतलब कुछ है ही नहीं, इसको तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसको आप क्रॉस कर दो। सिर्फ यहाँ पे 3D5 है और यहाँ पे आपको 3D5 एंड 4s बना है, ध्यान से देखना। और यहाँ से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे डिफाइन होगा आयनस एनर्जी 2 और यहाँ भी डिफाइन होगी आयनस एनर्जी 2। चलो बताओ इसका आंसर बताओ आप लोग, यस एक का तो आंसर बताओ मुझे, यस 3D5 मिलेगा ना, 3D5 लिख लो आप, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्लियर है बेटा। और यहाँ पे मिलेगा 4s1, यस, तो यहाँ पे तो 4s1 होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब डिसाइड करो दोनों में से स्टेबल कौन, जल्दी से, ये भी हाफ फील्ड है वो भी हाफ फील्ड है, यस दोनों हाफ फील्ड है, किसकी ज्यादा वैल्यू होगी, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, दोनों हाफ फील्ड है ना, यस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये तो आपका क्रोमियम +2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये Mn+2 हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल फीजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों में से जैसे यहाँ पे आयनोस एनर्जी आपकी 1 अधिक थी मैग्नीज की, तो मैं पूछ रहा हूँ आयनोस एनर्जी जो 2 होगी वो किसकी अधिक होगी, यस, क्या मैग्नीज की अधिक होगी, हाँ। तो यहाँ से आपका क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 4s और 3D की एनर्जी काफी कुछ क्लोज होती है, जब क्लोज एनर्जीज होती है तो अब आपको समझना पड़ेगा कि दोनों हाफ फील्ड हैं। और अब इस केस में अगर दोनों की एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल इक्वल है तो हम पेनिट्रेशन पावर पे चले जाएंगे। तो पेनिट्रेशन पावर पे जाएंगे तो ऐसा बोलते हैं कि एस टू मच क्लोज, एस टू मच क्लोज टू न्यूक्लियस, डी आपका कहाँ पे होगा, एस के बाद पी, पी के बाद डी, सिक्वेंस ये होता है ना एसपीडी। तो अब इलेक्ट्रॉन निकलना कहाँ से प्रॉब्लम करेगा, 4s, और 4s से दिक्कत करेगा ना, तो इसके आयनस एनर्जी 2 की वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब समझ में आ गया, बताओ सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर करना है नाइट्रोजन एंड N+,
ठीक है, दो मैंने आपको दिए हैं, एक तो नाइट्रोजन दिया, न्यूट्रल दिया है, एक बच्चों मैंने कैटायन दिया N+। इनकी आपको कंपैरिजन करनी है, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, ये आपको कंपैरिजन करनी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप बिल्कुल इसे ट्राई करो बेटा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, पूछोगे तो, ऐसे मैं क्वेश्चन तो हर रोज देता हूँ लेकिन पूछता कोई नहीं है। तो बच्चों बात करते हैं नाइट्रोजन की, थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। कन्फ्यूजन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p3। हम N+ की बच्चों बात करते हैं, है ना, N+। तो N+ का बच्चों क्या होगा, है ना, 1s2 2s2। आप यहीं से निकाल सकते हो ना कि भाई इलेक्ट्रॉन जब जाएगा आपके नाइट्रोजन के न्यूट्रल एटम से तो आपके 2p से जाएगा, तो ये आपका ये 2p2 होगा। ठीक है, बस ये दो मैंने आपको लिख दिया है सामने से अच्छे से। आप इन दोनों को आपको कंपेरिजन करना है, आयनेशन एनर्जी। ठीक है, यस। अब इससे निकालना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इससे भी निकालेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस। तो बेटा आसानी से कहां से निकलेगा, देखो ये 2p ना हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, ये आपका हाफ फील्ड है ना, पी के पास 6 मैक्सिमम होते हैं, फुली फील्ड या हाफ फील्ड है। तो इसका मतलब आयनेशन एनर्जी 1 की वैल्यू किसका दोगे, नाइट्रोजन की। आयनेशन एनर्जी 1 की वैल्यू देख नाइट्रोजन की एटम की न्यूट्रल वाले की होगी, कैटायन की नहीं होगी। ये बात समझ लो, समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ से मिल जाएगा आपको N+ आयन, और यहाँ से मिल जाएगा N+2 आयन। देन फिर से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो ये यहाँ पे N+ कितना होगा, N+ हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। और बच्चों N+2 क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। देन यू टू डिसाइड। समझ में आ रहा है, कोशिश करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, प्लीज इसको ट्राई करना और आंसर बताना। चलो, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइए। तो अब बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट को लेकर। मैंने पीरियड 1 की बात करी, पीरियड 2 की बात करी, पीरियड 3 की बात करी, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए। अब बच्चों हम बात करते हैं ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के अंदर हमारा ट्रेंड्स क्या होगा बेटा, तो वहां पे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। बताओ बच्चों जल्दी से क्या ट्रेंड होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 का। बिल्कुल, इसका बच्चों कन्फ्यूजन क्या होगा, 2s1, इसका क्या होगा 3s1, इसका क्या होगा 4s1, ये बच्चों क्या होगा 5s1। वेरी इजी, ये आपका 6s1। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब बताओ बच्चों, यहाँ तो बेटा कन्फ्यूजन तो सबका बराबर ही आ रहा है, हाफ फील्ड एस सब सारे के सारे हाफ फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन डिसाइड नहीं करेगा, तो डिसाइड कौन करेगा बच्चों, आपको पता है टॉप टू बॉटम आने पे साइज। और साइज का रीजन बच्चों क्या होता है, सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट आपका यहाँ पे डोमिनेट करता है, या फिर स्मॉल एन नंबर ऑफ सेल्स बच्चों इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं, या फिर सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हम ये भी बोल सकते हैं। सील्डिंग का मतलब रिपल्शन, सील्डिंग को हम रिपल्शन से कंपेरिजन करते हैं, और इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग अट्रैक्शन से कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, यस। तो टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, तो साइज बच्चों क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आराम से निकल जाएगा बेटा, सीजियम से। तो तभी तो बच्चों एक बात बोलते हैं कि सीजियम से जब आराम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, जो फोटो वोल्टोइक सेल्स होती है ना, उनमें सीजियम का अपन यूज करते हैं। बिकॉज सीजियम प्लेट के ऊपर जैसे बच्चों सनलाइट का फोटोन्स की एनर्जी जैसे स्ट्राइक करती है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी पे ही, रूम टेम्परेचर पे ही बेटा वो फटाक से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका सारा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। तो सीजियम आराम से इजिली इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। बिकॉज इसकी आयनेशन एनर्जी की वैल्यू काफी कम होती है। तो सबसे अधिक बच्चों किसकी होगी, लिथियम की। हम ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आंसर सभी को समझ में आया, बताइए बच्चों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। यस। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू किसकी थी, आपको मैंने पढ़ाया हीलियम की थी। वेरी क्लियर। मैं बच्चों पूछूं कि ग्रुप के अंदर, मतलब या मैं ऐसे बोल लूं कि मिनिमम आयनेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल किस एलिमेंट की होगी, तो आंसर होगा बच्चों सीजियम। याद करो, राइट मोस्ट ऊपर वाला टॉप पे उसकी सबसे अधिक होती है। ठीक है, और जो नीचे वाला होगा उसकी सबसे कम होती है। क्यों, बिकॉज उसका साइज सबसे बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन निकलना काफी आसान है, इजी है, आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया।
कोई डाउट? तो सीजम की बच्चों मिनिमम आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है इन कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दोनों एलिमेंट क्लियर हो गए। चलो किसके अधिक किसकी कम आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी समझ में यहाँ से आ गया। फर्स्ट डे का सीक्वेंस भी हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं ग्रुप 2, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन से एलिमेंट हैं जल्दी से लिख लेते हैं अपन। बीटा, मांगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम और बच्चों बेरियम। फटाफट लोगों बेटा कॉन्फ़िगरेशन 2s2 3s2 नेक्स्ट वन इज 4s2, आसान है ना। नेक्स्ट इज 5s2, नेक्स्ट इज 6s2। यस, चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। क्या होगा आपको यहाँ भी पता चल रहा है कि सर टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज, बिकॉज सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ता है। एज वेल बच्चों नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, घर में कमरे बढ़ेंगे तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बच्चों कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ पे देनी पड़ेगी बच्चों, तो आपका आंसर होगा बेरियम, बेरियम नीचे वाला। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस। समझ में आया सभी को? एनी डाउट? आप जो एनर्जी देते हो है ना उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो कम कहाँ पे देने पड़ेगी, जहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे साइज बड़ा होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? ये भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं समझाने के लिए। जैसे लिखा बच्चों मैंने आयरन Fe+2 Fe+3, आयरन न्यूट्रल है, ये फेरस है, Fe+2 Fe+3 को फेरिक बोलते हैं। जल्दी से बताओ बच्चों आपकी यहाँ पे जो आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, जल्दी से। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा? यस, कॉन्फ़िगरेशन प्लीज फॉलो द कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जेड इफेक्ट को आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल। तो क्या होगा ये, इसका देखो आयरन क्या होगा 3d6 होगा, और 4s क्या होगा 2 या 4s1 बताओ बच्चों, 4s1 या 4s2? अरे कितना होगा 4s2 3d6 4s1? चलो 3d6 और आपका यहाँ पे 4s2। नेक्स्ट Fe+2 की बात करते हैं बेटा। तो दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए हैं तो ऐसे बाहर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3d6 4s0 हो जाएगा। Fe+3 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3d5 मिलेगा। ठीक है, यस। अब आप आंसर निकाल सकते हो, क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। 3d5 डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाफ फुली फील्ड में, या हाफ फील्ड है। 3d6 ना हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है। ठीक है, 4s2 यस, बताओ बच्चों 4s तो आपका फुली फील्ड है ना। निकालो आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आयनेशन एनर्जी का सीक्वेंस सबसे अधिक किसकी होगी? क्या आंसर होना चाहिए बेटा? वैसे जेड इफेक्टिव आपने फॉलो किया था तो वो भी सही आंसर था, जेड इफेक्टिव से भी आंसर निकाल सकते थे, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप फॉलो कर दो तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हो जिससे आपको पूरी तरीके से सही आइडिया बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको जेड इफेक्टिव से अगर पता है तो वो भी आपका सही आंसर है, जेड इफेक्टिव भी सही आंसर निकालता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव भी करेक्ट आंसर निकालता है, ऐसा नहीं है। तो अगर जेड इफेक्टिव अकॉर्डिंग जाते हो तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा बिल्कुल आप बोल सकते हो कि ये सीक्वेंस होना चाहिए। Fe+3 का होगा, Fe+2 सबसे कम आयरन का हो। अब उसमें एक बात समझने वाली है कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये फुली फील्ड है तो इसका तो आपका ज्यादा होना चाहिए था, ये आपका हाफ फील्ड है। ये बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है क्या? तो अब यहां से अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की तरफ अगर मूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका फुली फील्ड वाले का ज्यादा होना चाहिए, जिसमें आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एस सबसे आ रहा है, ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा, पेनिट्रेशन पावर एस की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज एस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करेंगे, एस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो सबसे ज्यादा तो आयरन की होनी चाहिए थी, उसके बाद आपकी Fe+3 की होनी चाहिए थी,
सबसे कम आपकी Fe+2 की होनी चाहिए थी। ये आंसर बनना चाहिए था फर्स्ट आयनियन एनर्जी का, लेकिन इसका सही आंसर बच्चों ये होता है, ये जो लिखा है मैंने, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है वो भी जरा समझते हैं। वो इसलिए होता है कि यहाँ पे आपका ये जो मैंने हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे मैथमेटिकली जब इसका डाटा निकालते हैं तो पे करेक्ट नहीं बैठता है। मैथमेटिकली डाटा निकालते हैं दिक्कत क्या होती है, ये बात समझो आप ध्यान से। थोड़ा मैथमेटिकली आपको बताता हूँ क्या होगा। कि बच्चों न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, देखो न्यूक्लियस ये है इसका, ये यहाँ पे आपके ऑर्बिट्स हैं, ध्यान दो इस तरीके से। ठीक है, ये n = क्या है आपका 1, ये n = 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ध्यान देना 3D का मतलब बच्चों 3D यहाँ पे होगा, ठीक है, 4s यहाँ पे होगा। ठीक है, 3D में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आयरन वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस आयरन वाले केस की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ से समझो कि ये डिस्टेंस कहाँ से होगी, ये डिस्टेंस यहाँ होगी 4s की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बच्चों काफी आसान था भाई, डिस्टेंस मैक्सिमम थी। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ, है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन का, वो काफी वीक होगा, जिसकी वजह से आयरन तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेकिन जैसे आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो 4s तो फिनिश हो गया। अब कहाँ पे आ गया आप 3D की तरफ। तो 3D देखो बच्चों, 3D तो काफी क्लोज होगा, तो कहीं ना कहीं आपका 3D के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा किससे कंपैरिजन में, 4s से कंपैरिजन में। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से फील हो रही होगी। अब 3D में से बच्चों जो आयरन Fe+2 की बात कर रहा हूँ, Fe+2 वाले केस की बात कर रहा हूँ 3D6 को लेके, और फिर बच्चों 3D6 से इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो 3D के पास 5 ही बचे, प्रोटॉन तो कम नहीं हुए ना, क्या प्रोटॉन कम हुए? नहीं। अगर प्रोटॉन कम नहीं हुए तो 3D5 इसके साथ बच्चों क्या होगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना काफी डिफिकल्ट क्यों होने वाला है, बिकॉज ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके साथ मिलेगा, 3D5 प्लस 3D के पास 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एज कम्पेयर टू 3D6। समझ में आ गया। तो जिसकी वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके साथ बच्चों मिला, इन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 3D में प्रेजेंट थे। क्लियर। उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ मिला, यहाँ पे, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कहाँ मिला, इसके साथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल प्रैक्टिकली फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सबसे ज्यादा बच्चों आयनस एनर्जी किसकी हो जाएगी, Fe+3 की, उससे कम Fe+2, सबसे कम आयरन की। बताओ क्या सभी को बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ बच्चों लिया मैंने Mn+2, नेक्स्ट Mn+4, नेक्स्ट Mn+7। बताओ बच्चों फर्स्ट आयनस एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, सॉल्व करो। यस, देखो, तो आप यहाँ पे ना कंफ्यूजन लिख भी सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। 3D5, ठीक है, यस, Mn+2 की बात कर रहे हैं 3D5, Mn+4 की बात करते हैं 3D3। आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कंफ्यूजन। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आपका Mn+7 का 3D कितना हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, 3D 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ से 3D आपका 0 हो जाएगा, दिस इज 3D 0। अब यहाँ से आप आंसर निकालो, तो वही कॉन्सेप्ट, Mn का बेटा न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा, 1 2 3 4, आप इस तरीके से बना लो बेटा, पी है ना, ऑर्बिट 1 2 3 4 5। 3D बताओ कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, जल्दी से, 3D यहाँ पे हो। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर बच्चों यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, और फिर बच्चों आपका 3D खत्म ही हो गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप 2 पे जंप कर चुके हो। ठीक है, मतलब काफी क्लोज आ चुके हो, ये बात समझ लो ध्यान से। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन बच्चों किन इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, जो 3D 0 होगा। हाँ, श्रिंक हो रहा है, बिल्कुल सही, अनिकेत ने बिल्कुल अच्छा बोला, श्रिंक कर रहा है, छोटा हो रहा है, साइज आपका छोटा होता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, जेड इफेक्टिव बिल्कुल बोल सकते हो। तो हमें ना, हमें किसी एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं रहना है बेटा, हमें सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग पे लगाना है अच्छे से, और आपको प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन क्लियर होते होंगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, आपको थ्योरी पढ़ने से ना, मैं सीरियल बोलूं, थ्योरी पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन थ्योरी को अगर आप अप्लाई करते हो सही से तो कंफ्यूजन दूर होता है। ठीक है, और हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमें हमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, तो हमें क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, तो उसका आप आंसर करो मुझे। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा, सबसे आपका जो सही सीक्वेंस होगा वो ये हो जाएगा जो अभी रोहित ने आंसर भी किया था, सुजल। यस, क्लियर, सभी को समझ में आ गया? चलो गुड। नेक्स्ट बच्चों एक छोटा सा नोट लेते हैं हम लोग। देखो, नोट में मैं करता हूं, फॉर सेम एलिमेंट ओनली चार्ज
is considered, चार्ज इज कंसिडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसी पे लिखते हैं, फॉर डिफरेंट एलिमेंट, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंसिडर्ड। सभी को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से नोट मैंने आपको लिख दिया है, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर बच्चों सेम एलिमेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है आयनिसो एनर्जी का, प्लीज आपको चार्ज फॉलो करना है, मतलब वो जेड इफेक्टिव वाला रूल्स आप लगा सकते हो, आपको अगर पता है बिल्कुल। अगर बच्चों डिफरेंट एलिमेंट्स की कंपैरिजन कराई जा रही है तो प्लीज यू हैव टू फॉलो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका डोमिनेंसी हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी बच्चों को? अब क्लियर हो गया प्रथमेश? यस, गुड। हाँ, ये मैं सब बताऊंगा, आप बिल्कुल अच्छे से देखते चलो और आंसर करते चलो। नेक्स्ट बच्चों, मैं आपसे यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी एडवांस के अंदर आते हैं। जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना एडवांस में, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर मैं एक होमवर्क दूं आपको, आई होप आप क्लियर करोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर, इसके बीच में बच्चों ग्राफ आपको बनाना है, होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा वो पीरियड 2 को लेके होगा, जहां पे एलिमेंट बच्चों z इक्वल टू 3 से लेके 10। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, 3 से लेके 10, मतलब लिथियम टू नियोन। ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, प्लीज ट्राई करना, ग्राफ बना पाओगे आप लोग? तो बेटा क्या करना, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ आपको कि एक्स एक्सिस बदले लेना आप एटॉमिक नंबर जेड, और बाई बच्चों ले लेना आयनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, और बिल्कुल आप लॉजिक लगाना और यहाँ पे बिल्कुल आप आंसर निकालो। मैंने सीक्वेंस आपको पहले बता चुका हूँ पीरियड 2 को लेके। ठीक है, ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा थोड़ा बताना। अब ऐसे भी आपको थोड़ा मैं और हिंट कर दूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका जेड इफेक्टिव बच्चों क्या होता है, डोमिनेट करता है, इंक्रीज करता है। साइज बेटा कॉमन सी बात है, डिक्रीज करेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, आप लोग प्लीज ट्राई करना है इसको, हो जाएगा सभी से? अरे बताइए बच्चों, होगा सभी से? ओके, गुड, ठीक है। चलो, इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसको तो हम लोग डिस्कस हैं। अब आपको बताना है सोडियम, मैग्नीशियम और इनकी आयनेशन एनर्जी के बारे में बताना है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी के बारे में। अभी सेकंड पे भी बात कर लेंगे, थर्ड पे बात, सब पे बात करेंगे। पहले आप बताओ यहाँ पे फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा। IE1, 3 एलिमेंट दिए हैं मैंने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसकी फर्स्ट आयन, बेटा आपको कंफ्यूजन पता है, मैंने जस्ट अभी बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, प्लीज यू हैव टू फॉलो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी क्लियर। तो यहाँ पे बेटा कौन सा नोबल गैस आएगा, नियोन। आप चेक कर लो ना, मग अलसी मतलब पीरियड है बेटा, ये है ना पीरियड, तो नियोन ही आएगा सबके साथ। ठीक है, नियोन आएगा सबके साथ, यहाँ भी नियोन आएगा। बाकी नियोन के बाद बचे इलेक्ट्रॉन्स को लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले में क्या होगा 3s1। नेक्स्ट में बच्चों क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, 3s2 हो जाएगा, और क्या होगा 3p1, बोरॉन फैमिली का है ना, पी में पी सबसे में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, लेट डिसाइड क्या होना चाहिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर। अरे जल्दी से बताओ बच्चों, सबसे अधिक किसका होना चाहिए, मैग्नीशियम का सबसे अधिक, फिर कौन आएगा, चेक करो, एल्यूमिनियम आ जाएगा, और उससे कम कौन होगा, सोडियम होगा। ये ऑर्डर मैंने सही लिखा है, चेक करो। यस, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का सीक्वेंस बताओ बच्चों। अरे सही है ना? अरे थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया था बच्चों। अरे आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये कौन सा पीरियड है, पीरियड 2 ही, पीरियड 2 है ना? यस, कि पीरियड 3 है, 3 है, पीरियड 3 है ना? तो आपका जो एल्कन अर्थ मेटल वाला है वो तो जंप कर जाएगा एक अपनी स्टेट को। वैसे क्या आना चाहिए था, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आता है ना पीरियड के अंदर। तो मैंने बोला था कि यहाँ से आपका ये जो है, ये फुली फील्ड एक जंप कर जाएगा इधर, एल्यूमिनियम इधर आ जाएगा, बताया था ना मैंने आपको।
तो सोडियम की आयनिक एनर्जी सबसे कम एनर्जी किसको देनी है, सोडियम को देनी होगी। फिर कौन आ जाएगा यहाँ पे, बताओ मुझे, एल्यूमिनियम आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ये तो बताया था मैंने, वही ट्रेंड में नीचे लिख दिया। अरे क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है सभी को? यस। हाँ वैसे आप यहाँ भी समझ लो कि मैग्नीशियम से निकालना क्यों दिक्कत है बेटा, वो बेटा ये फुली फिल्ड है। ये फुली फिल्ड है। ये आपका 3p एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं ना, 3p, ठीक है। और ये आपका क्या है, 3s, बिगर साइज का है। जेट इफेक्टिव डोमेंट एल्यूमिनियम शायद करेगा ना। ओके अच्छा मैं पूछता हूँ, चलो आयनस एनर्जी सीकेंड का सीक्वेंस क्या होगा, आयनस एनर्जी सीकेंड इन्हीं को लेके बताओ, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को लेके आयनस एनर्जी सीकेंड का ऑर्डर बताओ। चलो सोडियम में क्या बच्चों बचेगा, सिर्फ नियॉन बचेगा, वो तो गायब हो जाएगा, 3s जीरो हो जाएगा और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका नियॉन बचेगा और 3s वन बचेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हम बेटा नियॉन बचेगा और क्या होगा, 3s2 होगा, बस ये बचे कॉन्फ़िगरेशन। चलो बताओ जल्दी से, सेकेंड आयनस एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का सेकेंड आयनस एनर्जी का सीक्वेंस। क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम का सबसे कम हो जाएगा, एल्यूमिनियम का उससे अधिक होगा और सोडियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड आयनेशन एनर्जी का सीक्वेंस चेक करो, सेकेंड आयनेशन एनर्जी का सीक्वेंस सोडियम का सबसे ज्यादा बेटा क्यों हुआ, बिकॉज सोडियम बच्चों क्या हो गया है, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा। सोडियम का अधिक क्यों, बिकॉज ये नोबल गैस बन गया है, नोबल गैस। और आपको पता है नोबल गैस का स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है बेटा, और सबसे अधिक स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसलिए सोडियम की जो आयनेशन एनर्जी वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, सोडियम को। बात समझ में आ रही है। फिर कौन आ जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है। ओके और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, हाँ जब एस को कंपेरिजन करते हैं ना, ये बात ध्यान रखो, जब एस को, हाँ यहाँ पे 3s बने, यहाँ 3s2 है, दोनों आपके तीसरे तीसरे ऑर्बिट के हैं, ठीक है, या तीसरे पीरियड भी हम बोल सकते हैं। तो अब इस केस में ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको एस बने, यहाँ पे S2 है। आप सोच रहे हो कि सर ये तो फुली फिल्ड है एस, तो एस वालों में हम लोग फुली फील्ड और हाफ फील्ड, जब एस को एस से कंपेयर करते हैं, फुली फील्ड हाफ फील्ड की कंपेरिजन बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करती है। आपको देखना होता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो सकते हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं हो सकते हैं, या कौन न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, आप ये भी इस तरीके से समझ लो। तो फिर हमारा यहाँ पे कौन होगा, एल्यूमिनियम बैठ जाएगा, भाई 3s2 है, 3s2 आपको दिख रहा है फुली फील्ड वाला केस है। अब मैग्नीशियम आपका हाफ फील्ड है, वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। अरे क्लियर हुआ, सोडियम अधिक क्यों होगा, नोबल गैस की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबल की वजह से। फिर कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, सबसे लास्ट में आपका मैग्नीशियम आ जाएगा। सेकेंड भी क्लियर हो गई। अरे बताओ बच्चों, एक बार आंसर करो। अब चलते हैं थर्ड आयनोस एनर्जी पे, यहीं पे लेते हैं थर्ड आयनोस एनर्जी, उसका भी आंसर निकालते हैं इन्हीं को लेकर। थर्ड आयनोस एनर्जी का ऑर्डर बच्चों क्या बनेगा, बताओ, सोडियम वही, मैग्नीशियम वही, एल्यूमिनियम है तीनों। यस। अब क्या करते हैं हम लोग बच्चों, बात कर रहे हैं थर्ड आयनोस एनर्जी की। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के चेंज कर लो इसमें। ऊपर बच्चों कौन सा था आपका, सोडियम, फिर था आपका मैग्नीशियम, फिर था आपका यहाँ से एल्यूमिनियम। बताओ बच्चों सोडियम में क्या बचेगा कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी से। नियोन तो बच्चों खत्म ही हो जाएगा, है ना, वो आपका नियोन वाला क्या होता है, 2s2 2p6 होता है ना, तो ये बचेगा आपका 2s2 2p5, ये नियोन का 2p6 होगा ना, वो खत्म हो जाएगा। मैग्नीशियम 3s1 था, तो बच्चों अब ये नियोन हो जाएगा, देखो 3s जीरो हो जाएगा ना, ये नियोन बन जाएगा। और एल्यूमिनियम की बात करोगे तो ये 3s2 था, तो ये 3s1 बन जाएगा नियोन के साथ, नियोन के साथ आपका 3s1। आपका आंसर आ गया होगा, बताओ बच्चों जल्दी से, क्या सीक्वेंस होना चाहिए थर्ड आयनोस एनर्जी का, सोडियम का सबसे कम होना चाहिए, एल्यूमिनियम का उससे अधिक होना चाहिए, और मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि बच्चों मैग्नीशियम बच्चों क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर्ड कर रहा है, सबसे अधिक स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा, तो मैक्सिमम आयनोस एनर्जी हो जाएगी। अरे समझ में आ रहा है बेटा, थर्ड आयनोस एनर्जी। कल आप लोगों ने पूछा था ना, इसलिए मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैग्नीशियम का सबसे अधिक हो जाएगा। फिर बच्चों कौन आ जाएगा, हाँ फिर कौन आ जाएगा, अभी देखो यहाँ से ये आपका 2p है, और यहाँ से आपका ये 3s है। तो 2p तो बच्चों ना तो हाफ फील्ड होता है ना फुली फील्ड, डिफरेंट एलिमेंट के लिए यू हैव टू फॉलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका ना हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है। ये देखो बच्चों कैसा है, हाफ फील्ड है, तो ऑब्वियसली है एल्यूमिनियम पहले चला जाएगा और सोडियम सबसे बाद में हो जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है, कोई डाउट किसी बच्चे को? यस।
अरे क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? ओके, चलो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग प्लीज उन्हें ट्राई करना, ठीक है? आयनियन एनर्जी, फर्स्ट आयनियन एनर्जी के ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ बेटा होमवर्क के लिए, ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। क्वेश्चन आपका है O+1 और ऑक्सीजन, सेकेंड है F+1 और क्लोरीन+1, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड दिया मैंने आपको यहाँ पे सल्फर प्लस एन सल्फर, ठीक है, सेम एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज को फॉलो करना है आपको, सीधा सा पता है। फोर्थ की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस एंड सल्फर प्लस, अब देखना डिफरेंट एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करना, ठीक है, यस। फिफ्थ में आपको देता हूँ यहाँ पे सिलिकॉन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, यस। नेक्स्ट, ये कॉमा लगा दिया मैंने। सिक्स बेटा हम देते हैं यहाँ पे सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। कोई सा भी क्वेश्चन ना बने आप प्लीज मुझे शेयर करना, ठीक है, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे है सल्फर है, क्लोरीन है, एंड आपका फ्लोरीन है, एंड ऑक्सीजन है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन, O+1 एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ये आप ट्राई करोगे। एक क्वेश्चन और चलो ले लेते हैं, एट्थ के बाद 9 ऊपर ले लेते हैं। 9 बच्चों मैंने दिया आपको कॉपर, जिंक एंड कॉपर+1 एंड जिंक+1, ठीक है, इन चारों के साथ, ठीक है, इनको भी आपको ट्राई करना है, होगा सभी से। कंफ्यूजन फॉलो करना सेम के साथ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। आई थिंक आपका टाइम हो गया है, तो कल हम बात करेंगे बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट पे। थैंक यू, लेकिन प्लीज बच्चों क्वेश्चन जरूर करना।